हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएन2 रिएक्शन को। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में देखे थे हम लोग कि एसएन1 बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर को, लेकिन एसएन2 है ये, तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा और बाईमॉलिकुलर होगा। मतलब कि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है और इसका मॉलिकुलरिटी जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो 2 होता है। तो ये क्या है एक्चुअली देखते हैं कि इस रिएक्शन में पहले तो कि कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बिना इंटरमीडिएट का रिएक्शन है, सिर्फ इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो फिर ये देखते हैं कि रिएक्शन होता कैसे। जैसे कि हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, कार्बन है, और उस कार्बन से अटैच्ड कुछ एटम्स है, जैसे कि हाइड्रोजन है, इधर आर डैश आर डबल डैश इस टाइप का कोई भी ग्रुप है, और यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा एटम अटैच्ड है, सपोज कर लेते हैं कि हैलोजन अटैच्ड है। अब यहाँ पे जो आर और आर डैश है ये अल्काइल है यहाँ पे, बट बेसिकली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये जो एसएन2 रिएक्शन है मेनली प्राइमरी देता है, तो हम इसको अभी कुछ समय के लिए इसको आर डैश नहीं लिख के इसको लिख देते हैं यहाँ पे डी, ड्यूटेरियम। ठीक है, तो जैसे अगर ये रिएक्शन होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आया OH माइनस, अब OH माइनस क्या करेगा, कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है, यही बॉन्ड हमेशा टूटता है, तो एक्स पे स्लाइटली नेगेटिव होगा, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव होगा। तो जब OH माइनस से इसका हम रिएक्शन करेंगे तो OH माइनस क्या करेगा कि इस प्लस पे आके अटैक करेगा, लेकिन ये अटैक करेगा तो इधर से नहीं आएगा, इस साइड से नहीं आएगा, ये OH जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड से क्यों अटैक करेगा, क्योंकि एक्स पे है नेगेटिव चार्ज, ये लीव करेगा बट इधर ही से अटैक करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होने लगेगा, तो ये उधर से अटैक करेगा जिधर से नेगेटिव और नेगेटिव के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा तो रिपल्सन कम होगा। तो यहाँ से ये अटैक करेगा इस पर। जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो होगा क्या कि उसी टाइम पे एक्स यहाँ से लीव करना स्टार्ट कर देगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो इसमें क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, यानी कि SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक होता है। बैक साइड अटैक किसका होता है, कौन अटैक करता है, ऑफ OH माइनस। OH माइनस यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। कार्बन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड में बैक साइड से अगर अटैक करे तो वैसे रिएक्शन को हम लोग SN2 रिएक्शन बोलते हैं। अब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, एक्स लीव कर जाएगा धीरे धीरे और OH माइनस इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। ये इंटरमीडिएट नहीं है, कुछ समय के लिए ऐसा बनता है स्ट्रक्चर। कार्बन है, ये हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, इधर कोई आर डैश है, कोई अल्काइल ग्रुप है, हो सकता है वो रहेगा अटैच्ड, इधर से ड्यूटेरियम डी है। अब क्या है कि इधर जो एक्स है और इधर जो अटैक कर रहा है वो OH माइनस है, तो होगा क्या कि ये बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म करने लगेगा इसके साथ, और ये बॉन्ड धीरे धीरे इसके साथ ब्रेक होने लगेगा। यहाँ पे दोनों ही डॉटेड लाइन दिखाए हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और इसका मतलब है कि ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। चार्ज इस पर स्लाइट नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है क्योंकि टूट के निकलते जाएगा वो। OH माइनस के ऊपर भी यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव नहीं दिखाएंगे जैसे कि यहाँ दिखाए थे, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। कंप्लीट नेगेटिव तब तक जब तक कि वो अलग है, जब वो बॉन्ड बना लिया तो उसका नेगेटिव धीरे धीरे कम होते जाएगा, और जब कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा तो नेगेटिव इसका कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो इस कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव होगा तब तक। अब क्या होगा, फाइनली ये ट्रांजिशन स्टेट कुछ समय के लिए बनता है और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, C रहेगा, H है H रहेगा, D है वो D रहेगा, उसके बाद R डैश और OH इधर से आया है तो OH रहेगा। एक चीज़ नोटिस कोई क्या कर सकता है, क्योंकि OH माइनस इधर से अटैक करता है एक्स के अपोजिट साइड से, ये इधर है तो इधर से अटैक कर रहा है, तो प्रोडक्ट में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि एक्स यहाँ से निकला राइट साइड से, एक्स के जगह पे ही OH जुड़ा है, एक्स तो हट गया, एक्स में नहीं है, उसके जगह पे OH आ गया।
लेकिन X था इधर पे और OH जुड़ा है इधर, अपोजिट साइड से OH जुड़ा है, न्यूक्लियोफाइल इसमें अपोजिट साइड से जुड़ा है। यानी कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। SN1 में क्या देखे थे हम लोग, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है कार्बोकेटाइन की वजह से। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ इन्वर्जन होता है। और इन्वर्जन होने के पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न है न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक करना कार्बन पे, इस वजह से इसमें इन्वर्जन होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन इसमें इन्वर्ट हो जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि अगर ये D है तो ये L हो जाएगा, ये L है तो ये D हो जाएगा। यहाँ पे डेक्स्ट्रो और लिवो का मतलब नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होने का मतलब ये है कि लिविंग ग्रुप जिस साइड से हटा है उसके अपोजिट साइड से इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच्ड हुआ है। तो SN2 रिएक्शन का ये पूरा प्रोसेस हो। अब एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जैसे कि इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि अगर कोई SN2 रिएक्शन है तो उसका जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड करेगा। किसके कॉन्सेंट्रेशन पर, रिएक्टेंट के भी और न्यूक्लियोफाइल के भी, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग रिएक्शन जो देख रहे थे, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ एक ही स्टेप का रिएक्शन है, ये तो इंटरमीडिएट नहीं है, एक ही स्टेप में काउंट होगा क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसमें क्या हम देखें कि रिएक्टेंट भी है, अल्काइल हैलाइड भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, तो दोनों ही फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व है। जो एक स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों इन्वॉल्व है। यानी कि अगर इसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसका अमाउंट रिएक्टेंट का अगर अमाउंट ज़्यादा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है। तो SN2 रिएक्शन का रेट तब बढ़ता है जब कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का बढ़े और अल्काइल हैलाइड दोनों का बढ़े, दोनों पर डिपेंड करता है SN2। यानी कि अगर SN2 के लिए हम लोग रेट का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX अल्काइल हैलाइड, और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दोनों का पावर 1 होता है। अब दोनों पावर को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा SN2 रिएक्शन का, 2। इसीलिए इसको हम लोग SN2 रिएक्शन भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एंड बायोमोलिकुलर, और इस सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब ये जो SN2 रिएक्शन है उसका जो रेट होता है, जैसे अगर हमको ऑर्डर पता करना है, अरेंज करना है ऑर्डर में, उसका जो रेट होता है वो स्टेरिक फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, सपोज करें कि मेरे पास कोई ये रिएक्टेंट है, H है, इधर भी H है और यहाँ भी H है और इधर X है। इसके बाद हमारे पास कोई एक और दूसरा रिएक्टेंट होता है, सपोज कर लेते हैं कि इधर H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे X है। अगर इसके बाद कोई तीसरा रिएक्टेंट अगर हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप का कोई रिएक्टेंट होता है, जैसे कि CH3 है, फिर एक और CH3 है, फिर H है और फिर X, और इसके बाद एक रिएक्टेंट और अगर हम सपोज कर लें कि C है और सारे एटम CH3 है, सराउंडिंग सारे ग्रुप CH3 है और एक X है। अगर हम कुछ समय के लिए इसको मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब SN2 रिएक्शन कौन फास्ट देगा और कौन स्लो देगा, तो कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर हम SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमको एक ही चीज़ सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए यहाँ पे बैक साइड अटैक के बारे में सोचना चाहिए। जैसे SN1 में हम लोग कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को सोचते थे, यहाँ पे सोचेंगे बैक साइड अटैक। बैक साइड किसके बैक साइड है, H के बैक साइड से नहीं, X के बैक साइड से अटैक हो, क्योंकि इसी बैक साइड अटैक की वजह से ही कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है। जिसमें बैक साइड अटैक होगा इस कार्बन पे, इसी कार्बन पे क्यों होता है हमेशा, क्योंकि इस कार्बन पे प्लस और हेलोजन पे माइनस होता है। सारे केसेस में ऐसा ही होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो यहाँ भी अटैक होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसमें भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस पे, इसमें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, इसमें न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो इस कार्बन पे अटैक करेगा। निकलेगा कौन, इसमें से X निकलेगा, यहाँ भी X ही निकलेगा, लिविंग ग्रुप है वो, यहाँ भी X निकलेगा और यहाँ भी X निकलेगा।
अब फ़र्क क्या है कि इसमें जो है ये छोटे छोटे हाइड्रोजन आइटम्स है, सबसे छोटा आइटम होता है हाइड्रोजन। तो ये आने वाले ग्रुप इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रोक नहीं पाएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आसानी से आके इस पर अटैक कर देगा और इसको पुश कर देगा, ये बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या है कि H के बदले में हम यहाँ पे CH3 लिख दिए। अब जैसे ही CH3 लिख लिया, क्योंकि बड़ा ग्रुप होता है तो ज़्यादा जगह लेगा, ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, ज़्यादा जगह घेरेगा ये। तो जब ज़्यादा जगह घेरेगा ये, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत होगा, यहाँ तक पहुँचने में तो रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा इसका। तो ये रिएक्शन क्या होगा, कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो होगा। इसमें क्या है कि दो दो CH3 है, अगर दो दो CH3 आ गया तो इस दोनों के बीच में से इसको जाना पड़ेगा, तो यहाँ तक जाना और डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो एक CH3 थे, यहाँ पे दो दो CH3 आ गए। बड़े बड़े ग्रुप में 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन का ग्रुप है ये, यहाँ भी सेम वही है। इसमें रेट और स्लो हो जाएगा, बैक साइड से अटैक करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। और लास्ट वाले केस में तो 3 CH3 ग्रुप है, 3 CH3 ग्रुप। तो इतना सारा जब ग्रुप बढ़ गया, यहाँ पे 3 CH3 आ गया, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन का ग्रुप है ये, तो इसमें तो अटैक और डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि इसका SN2 रिएक्शन का रेट तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। इसमें अटैक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अब हम ध्यान से देखें कि इसका डिग्री क्या है। सबका डिग्री अगर असाइन करना चाहें कि इस कार्बन का डिग्री कितना है, इस कार्बन का डिग्री कितना है, इस कार्बन का कितना है और इस कार्बन का कितना है, मतलब ये सब तो एल्काइल हैलाइड है, इस सब के सब क्या है, एल्काइल हैलाइड है, हेलो अल्केन्स है सब, लेकिन डिग्री होता है ना एल्काइल हैलाइड का। तो ये कार्बन क्योंकि किसी और कार्बन से अटैच्ड नहीं है, सिर्फ एक ही है इस पे कार्बन, तो इसको तो बोलते हैं मिथाइल हैलाइड। ये तो मिथाइल हैलाइड CH3 है, 3 हाइड्रोजन है इस पे बस। इस पे कितना कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से बस 1 कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री हुआ। इस कार्बन से इसमें 2 कार्बन अटैच्ड है, ये तो 2 डिग्री हुआ। और इसमें 3 कार्बन अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री। तो सबसे स्लो कौन दे रहा है SN2, जिसका डिग्री सबसे ज़्यादा है वो सबसे स्लो दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्लो कौन देगा, 3 डिग्री। उससे थोड़ा फास्ट 2 डिग्री, उससे थोड़ा और फास्ट 1 डिग्री, और सबसे फास्ट कौन देगा, मिथाइल हैलाइड CH3X। तो ये SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होता है, SN2 रिएक्शन का ये ऑर्डर होगा। और ये ऑर्डर क्यों होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा डिग्री बढ़ने के साथ, वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना डिफ़िकल्ट होते जाएगा। तो SN2 रिएक्शन जो है वो, SN2 रिएक्शन जो भी है उसका जो रेट है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग देखें कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्जन होता है। लेकिन ये इन्वर्जन वाली बात तभी सिग्निफिकेंट है जब हम रिएक्टेंट जिससे स्टार्ट कर रहे हैं वो कायरल है। जैसे कि हमारे पास एक कार्बन है, H है, इधर इधर D है, इधर CH3 है, और इधर कोई कंपाउंड है, कोई एटम है जैसे कि आयोडीन है। अब इसका अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करते हैं OH माइनस से, जैसे कि, तो OH माइनस जब भी आएगा तो SN2 में बैक साइड से ही आएगा और ये ऐसे लीव कर जाएगा। तो जब ये लीव करेगा तो कैसा सिचुएशन बनेगा, इसको हम इमेजिन कर सकते हैं ऐसे कि कार्बन बीच में है, ऊपर में हाइड्रोजन है, X तो चलो हट गया, सॉरी X नहीं आयोडीन, यहाँ पे X के पे आयोडीन लिखे हैं, तो ये हट गया यहाँ से, I माइनस यहाँ से निकल गया। तो इधर क्या बच गया, D बच गया। इधर क्या रह गया राइट साइड में, CH3। निकल कौन रहा है अभी, I, और इधर से अटैच कौन हो रहा है, OH, ऐसे अटैच्ड हो गया। चार्ज कैसा होगा, स्लाइट माइनस, यहाँ पे स्लाइट प्लस। तो ओवरऑल रिएक्शन हम लोग क्या देखते हैं, क्या बन जाता है, CH, राइट साइड में CH3 है, OH इधर से आ रहा है, इधर क्या चला जाएगा, D। तो नोटिस क्या हम कर रहे हैं कि OH जो आया है यहाँ पे वो I के जगह पे आया है, लेकिन I राइट साइड में था और OH लेफ्ट साइड में था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कोई पूछ भी ले कि वाई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस इन SN2 रिएक्शन, then what will be the answer? Then answer will be because in SN2 reaction nucleophile attacks from the back side. It attacks from the back side to the leaving group, back side to the leaving group. That's why inversion of configuration take place. इसलिए इसमें इन्वर्जन होता है।
अब इसमें एक चीज़ और है कि SN2 रिएक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट मिथाइल हैलाइड देता है और 1 डिग्री देता है। उसके बाद 2 डिग्री 3 डिग्री जो होते हैं SN2 रिएक्शन स्लो देते हैं, और SN1 में इसका ऑर्डर जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं SN1 और SN2 के रिएक्टिविटी के बेसिस पे। जैसे कि हमारे पास ये 3 हैलाइड्स है, अल्काइल हैलाइड, और हमको बताना है कि कौन इसमें फास्ट रिएक्ट करेगा और कौन स्लो रिएक्ट करेगा। इसका नाम हम A सपोज कर लेते हैं, ये B सपोज कर लेते हैं और ये C सपोज कर लेते हैं। तो कौन फास्ट देगा और कौन स्लो देगा ये बताना है इसमें। तो सबसे पहले बेटर क्या होगा कि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें सबका। तो ब्यूटेन है ये, जिसमें 1 पे ब्रोमो है और 3 पे मिथाइल है। तो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे हम इसका CH3 CH2 CH2 Br। ये 1 2 3 3 पे मिथाइल और 1 पे ब्रोमो। इसके बाद अगर दूसरे का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 C, 2 पे ही ब्रोमो है, 2 पे ही मिथाइल है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 C CH3 CH3 Br, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर CH3 को यहाँ भी लिख सकते हैं। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 का, ये 4 का चेन हो गया, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, ये स्ट्रक्चर होगा। और हमारे पास एक कंपाउंड और है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 पे ब्रोमो अगर हम यहाँ पे लिख लें तो 3 पे मिथाइल लिख सकते हैं ऐसे, और ये ब्यूटेन। अब इसमें हमको ऑर्डर अरेंज करना है। तो सिंपली क्या है ना कि सबसे पहले ज़्यादा बेटर ये होगा कि डिग्री असाइन कर लें हम, कि डिग्री क्या होगा। तो इसमें क्या है कि ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन ये है, इसमें ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच्ड है और इसमें ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच्ड है। तो ये हमारे पास 3 हैलाइड है। इसमें जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है वो एक ही तरफ से कार्बन से सराउंडेड है, इधर से और इधर से कोई कार्बन नहीं है। तो ये 1 डिग्री हुआ। और इसका डिग्री क्या है, इसमें जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है वो 1 2 इधर से भी अटैच्ड है, इधर से भी और इधर से भी, 3 साइड से कार्बन से सराउंडेड है, 3 डिग्री हुआ। और इसमें जिससे ब्रोमीन अटैच्ड है वो 2 साइड से सराउंडेड है और इस साइड से कोई भी नहीं है, इसलिए 2 डिग्री हुआ। तो सबसे फास्ट डिग्री वाइज कौन देता है, सबसे फास्ट 1 डिग्री देता है। इसमें सबसे फास्ट कौन देगा, सबसे फास्ट देगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। उससे स्लो कौन देगा 2 डिग्री, मतलब कि 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये देगा। और उसके बाद कौन स्लो देगा, इसके बाद ये देगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ऐसे हम लोग डिग्री के बेसिस पे भी असाइन कर सकते हैं रिएक्टिविटी। और वैसे भी कोई सोच सकता है लॉजिकल कि इसमें क्या है कि अटैक इस पे होगा SN2 में, तो इसमें हिंड्रेंस बस एक ही तरफ से है। इसमें जब अटैक होगा तो हिंड्रेंस इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है, तीनों तरफ से हिंड्रेंस। अटैक तो इसी पे होगा ना, क्योंकि इसी कार्बन पे हैलोजन है, इसको निकलना है तो अटैक इसी पे होगा। इसमें क्या है कि अटैक जब इस पे होगा तो हिंड्रेंस इसमें 2 साइड से है, और इसमें हिंड्रेंस ज़्यादा है इसलिए सबसे स्लो होगा। इसमें हिंड्रेंस बस 2 साइड से है तो इसमें अटैक कंपैरेटिवली फास्ट होगा, और इसमें हिंड्रेंस बस एक ही साइड से है तो सबसे फास्ट इसमें यहीं पे होगा रिएक्शन। ठीक, अब कुछ और कंपाउंड हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं। अब इसमें बताना है SN2 और SN1 दोनों का रिएक्टिविटी। तो SN2 के लिए अरेंज कर लेते हैं, फिर SN1 का अपोजिट हो जाएगा उसका। तो क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर को पहले ओपन करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो C6H5 का मतलब हुआ कि हमारे पास है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, और ये CH2 है और ये Br है। इसमें क्या है, बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड भी शो कर सकते हैं, ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड भी शो कर सकते हैं। फिर क्या है, CH है, CH के बाद फिर क्या है C6H5, मतलब एक और CH से C6H5 एक और जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग इधर शो कर ले रहे हैं ऐसे। और फिर CH के बाद क्या है Br, जो भी ब्रैकेट में है उसको एज ए ब्रांच कंसीडर करना ज़्यादा बेटर होगा। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल और हैं,
उनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देते हैं ओपन करके। C6H5 है, ये कंपाउंड है, फिर CH है, CH के बाद फिर CH3 है, इसको इधर लिख लेते हैं, और फिर क्या है, Br है। इसमें लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में है C6H5, फिर C है, C को लिख लिए, फिर ऊपर में क्या लिख देते हैं, CH3 है, CH3 लिख, एक और ब्रैकेट है तो उसको नीचे ड्रॉ कर देते हैं। C6H5 वो भी है, यानी कि वो भी बेंजीन रिंग ही है, ऐसे ड्रॉ कर दी। उसके बाद फिर क्या है, Br, तो Br को लिख लिए। अब बताना है कि कौन SN2, पहले हम SN2 की बात कर लेते हैं, कौन फास्ट देता है। तो SN2 जो है डिग्री पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है कि बस बेंजीन की वजह से होगा, अटैक तो इसी कार्बन पे होगा ना, पहले तो डिसाइड कर लेना है किस कार्बन पे अटैक होगा। इसमें इस कार्बन पे, इसमें इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन लिंक है, यहाँ पे ब्रोमीन लिंक है, इसमें इस कार्बन पे अटैक होगा, और अब इसमें इस कार्बन पे अटैक होगा। तो हमको हिंड्रेंस इसी के आसपास सोचना है। इसमें हिंड्रेंस एक बेंजीन रिंग क्रिएट करेगा, हालांकि बहुत बड़ा रिंग है, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, इसमें दो दो बेंजीन रिंग हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। और इसमें क्या है कि दो बेंजीन रिंग भी हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, और ये मिथाइल भी हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इसमें क्या है, एक बेंजीन और एक मिथाइल, ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डिग्री असाइन कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जिस ब्रोमीन जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो सिर्फ एक तरफ से कार्बन सराउंडेड है, इसका डिग्री 1 हुआ, इसका डिग्री वैसे ही 2 हुआ। इस भी दो तरफ से सराउंडेड, इधर मिथाइल से इधर बेंजीन रिंग से, तो इसका भी डिग्री 2 ही हुआ। और ये 3 साइड से सराउंडेड है, 3 साइड से सराउंडेड है, तो ये इधर से मिथाइल, इधर से फिनाइल, इधर से भी फिनाइल, बेंजीन रिंग को एज ब्रांच फिनाइल भी बोलते हैं हम लोग। तो ये 3 डिग्री हुआ। तो सबसे स्लो कौन देगा, सबसे स्लो तो 3 डिग्री देता है। तो सबसे स्लो हमारे, जैसे हम इस कंपाउंड का नाम कुछ देर के लिए A दे दें, इसका नाम B दे दें, इसका नाम C दे दें, और इसका नाम D दे दें, तो सबसे स्लो इनमें से कौन होगा, सबसे स्लो होगा D। D से फास्ट कौन होगा, 3 डिग्री तो सबसे स्लो होगा, 3 डिग्री से फास्ट होता है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री थोड़ा फास्ट होगा, तो 2 डिग्री तो हमारे पास 2 है। तो अब इन दोनों में कौन फास्ट देगा 2 डिग्री। तो इसमें क्या है कि हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है इस बेंजीन रिंग की वजह से और इस CH3 की वजह से, मतलब इसमें 6 कार्बन और इसमें एक मिथाइल, टोटल 7 कार्बन की वजह से हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है। इसमें क्या है कि इधर भी बेंजीन रिंग, एक बड़ा सा रिंग, और इधर भी बेंजीन रिंग, तो ये चीज़ तो दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें CH3 की जगह पे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन तो CH3 से बड़ा होता है, तो ये तो और ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, इतना तो मिथाइल नहीं ही कर पाएगा, तो इसमें ज़्यादा हिंड्रेंस है, तो ये स्लो देगा। तो D के बाद स्लो कौन देगा, B, और B से थोड़ा फास्ट देगा C, और इसमें हिंड्रेंस सबसे कम है तो सबसे फास्ट देगा A। तो ये ऑर्डर होगा इसका, क्योंकि 1 डिग्री है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर अगर बताना है कि SN2 फास्ट कौन देगा, हाँ ये SN2 का ऑर्डर हुआ। अगर SN1 का ऑर्डर रखना होगा हमको, तो इसका SN2 का लिख लेंगे एक बार, और SN1 का इसका अपोजिट कर देंगे। तो सबसे फास्ट A देगा, फिर C देगा, फिर B देगा, फिर D देगा। तो ये जो ऑर्डर हुआ ये SN1 के लिए हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी से भी बता सकते हैं। इसमें जो A है, सॉरी ये ऑर्डर तो सेम ही हो गया, बस इसको लिखने का तरीका तो SN2 के लिए ही हो गया। SN1 के लिए जब लिखेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये सबसे जो स्लो दे रहा है D, वो D सबसे फास्ट देगा, फिर उसके बाद B देगा, फिर C देगा, ये चेंज हो जाएगा, बिल्कुल साइन ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल D B C A, सबसे फास्ट D देने लगेगा। ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर SN1 का होगा। ये दोनों तो सेम ही है, ये बस इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसमें क्या है कि SN1 में D क्यों फास्ट देगा, इसलिए क्योंकि ये टर्सरी हैलाइड है, जब यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा तो इस पर प्लस आएगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री हैलाइड SN1 फास्ट देता है, इसलिए देगा ये। तो 2 डिग्री में ये क्यों देगा, B क्यों देगा, ये भी तो 2 ही डिग्री है, तो क्योंकि इसमें रेजोनेंस 2 तरफ से होगा, इधर बेंजीन की तरफ से, इस बेंजीन की तरफ से, इसमें रेजोनेंस बस एक ही तरफ से हो सकता है। इधर से 2 डिग्री तो है, बट मिथाइल से रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए थोड़ा स्लो देगा। और A तो है प्राइमरी, इसलिए SN1 सबसे स्लो देगा। तो SN1 का रिएक्टिविटी सोचेंगे तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सोचेंगे, और SN2 का रिएक्टिविटी सोचेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस सोचेंगे। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर अरेंज करना आसान होता है, तो अगर जल्दी से अरेंज करना है तो SN2 के लिए अरेंज कर लो आप, और SN1 के लिए उसका रिवर्स कर दो, अपोजिट कर दो, तो वो पता चल जाएगा। और SN2 में ऑर्डर याद ही है हमको कि SN2 में सबसे फास्ट
मिथाइल हैलाइड देता है, फिर 1 डिग्री देता है, फिर 2 डिग्री और सबसे स्लो 3 डिग्री। यही SN2 का ऑर्डर होता है। तो SN2 के लिए अरेंज कर लेंगे, फिर SN1 के लिए उसका अपोजिट कर देंगे। अब बताना है कि इन दोनों में से SN2 फास्ट कौन देगा। फिर से डिग्री पहले असाइन कर लेते हैं। तो इसमें हैलोजन यहाँ से अटैच्ड है, इसमें हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है। तो इसमें क्या है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो इधर और इधर दो साइड से कार्बन सराउंडेड है, तो ये 2 डिग्री हुआ। और इसमें यहाँ पे अटैच्ड है और ये बस इधर से सराउंडेड है, इधर और इधर से तो कोई भी नहीं है, तो यानी कि ये 1 डिग्री हुआ। तो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो फास्ट कौन देगा? 1 डिग्री, यानी कि दिस मॉलिक्यूल विल गिव द फास्टर SN2 रिएक्शन, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस जो है इसकी वजह से होगा। बस इसमें क्या है कि हिंड्रेंस इधर से भी होगा, इसमें हिंड्रेंस इधर से भी होगा, दो साइड से। इसमें तो बस एक ही साइड से ना, इधर और इधर से तो कोई है नहीं, तो ये फास्टर SN1 रिएक्शन देगा, सॉरी SN2 रिएक्शन देगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन और भी है, जैसे कि हमारे पास ये दो कंपाउंड है। अब इन दोनों में फास्टर SN2 कौन देगा? तो इसका डिग्री अगर हम असाइन करें तो ये कार्बन है, कितने साइड से सराउंडेड है? इधर से तो कोई भी नहीं है, इधर से भी कोई नहीं है। तो जब इधर और इधर से कोई भी नहीं है तो फिर क्या हुआ? इधर से ही बस है, तो इसका डिग्री क्या हुआ? 1। इसमें भी तो सेम सिचुएशन है, ये कार्बन है, इस साइड से तो कोई भी नहीं, इधर से भी कोई भी नहीं, तो फिर इधर से ही तो बस एक कार्बन है, तो इसका भी डिग्री 1 हुआ। अब इधर से हैलोजन है, तो इस दोनों में फास्ट SN2 कौन देगा? तो यहाँ पे क्या है कि दोनों हैलोजन सेम नहीं है, डिग्री तो सेम है बट हैलोजन सेम नहीं है, एक में आयोडीन है और एक में Cl है। तो लास्ट वीडियो में ही बताए थे कि आयोडीन जो होता है एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, इसका क्या होता है? लार्जर साइज होता है, और ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो कौन फास्ट देगा? आयोडीन इसमें जल्दी से टूट के हट जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, लार्जर बॉन्ड लेंथ। तो फास्ट कौन देगा? SN2। ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल फास्ट SN2 देगा। रीजन अगर पूछा जाए कि वाई दिस मॉलिक्यूल विल गिव द फास्टर SN2, बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, आई इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और फिर बताना है कि उसमें से SN2 का ऑर्डर क्या हो। तो ब्रोमोब्यूटेन, जैसे कि एक नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2Br, 1 ब्रोमोब्यूटेन हो गया ये। और भी ब्रोमोब्यूटेन बना लेते हैं, ये फर्स्ट ये हुआ, फिर सेकंड बना सकते हैं हम लोग CH3 CH2, ब्रोमो को 1 पे नहीं 2 पे लिख लेते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया ये। फिर और भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हम ड्रॉ कर ले यहाँ पे CH3 CH3 और फिर CH2Br, ये ब्रोमोब्यूटेन हो गया। इसके बाद एक मॉलिक्यूल और ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल कार्बन हमारे पास बट 4 ही होने चाहिए, एक ब्रोमोब्यूटेन ये भी हो गया। तो अब इस ब्रोमोब्यूटेन में SN2 रिएक्शन फास्ट कौन देगा ये बताना है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि अगर हम इस कंपाउंड को नोटिस करें तो SN2 में सबसे पहले ऑर्डर तो हमको पता है ना कि सबसे ज़्यादा मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो मिथाइल तो खैर इसमें है नहीं, तो डिग्री असाइन कर लेते हैं। इसका डिग्री 1 हुआ, इसमें ये 2 साइड से सराउंडेड है, इधर और इधर से, तो इसका डिग्री 2 हुआ। इसमें भी क्या है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसमें इस कार्बन का डिग्री देखें, इसमें इस कार्बन का, ये कार्बन बस एक ही साइड से सराउंडेड, इधर और इधर से तो कोई भी नहीं है, तो ये भी 1 डिग्री हुआ। और इसमें ये कार्बन 3 साइड से सराउंडेड है, तो ये 3 डिग्री हुआ। अब कौन देगा सबसे फास्ट? तो ऑब्वियसली 1 डिग्री सबसे फास्ट देगा SN2 में, तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब कौन देगा फास्ट? तो थोड़ा हिंड्रेंस को समझना ज़रूरी है। अब इसमें क्या है बेसिकली कि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इसमें इधर से हिंड्रेंस क्रिएट होगा एक साइड से, ये भी 1 डिग्री है, इसमें इधर से हिंड्रेंस क्रिएट होगा। तो इसमें क्या है कि 1 डिग्री तो ये भी है, 1 डिग्री ये भी है, बट क्या है ना कि इसमें ये जो हिंड्रेंस इधर क्रिएट हो रहा है, इसमें एक ब्रांच भी है, एक ब्रांच भी है। तो जैसे जैसे ब्रांच इसमें बढ़ते जाएगा, जैसे इसमें ब्रांच निकल जाए, ये तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को और हिंड्रेंस क्रिएट करेगा।
तो ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये बिल्कुल एक साइड से ही है, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप का चेन है। तो इधर से हिंड्रेंस क्रिएट होगा, लेकिन उतना हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा जितना कि इसमें होगा, क्योंकि इसमें एक ब्रांच आ गया। अब ब्रांच आने से क्या होगा कि ये जो CH2 है इसको और कवर कर लेगा बैक साइड से वो, तो ब्रांच जो होगा उसको न्यूक्लियोफाइल को जाने से रोकेगा। तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा रिएक्शन। तो फास्ट कौन होगा? ये होगा फास्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट कौन देगा? ये 1 डिग्री। मतलब कि अगर हम इसको कुछ समय के लिए ABCD नाम दे देते हैं अभी के लिए, तो सबसे फास्ट कौन देगा? ए देगा। ए के बाद कौन फास्ट देगा? ये भी तो 1 डिग्री है, थोड़ा सा हिंड्रेंस की वजह से कम हो गया बस ये, तो फिर सी देगा। सी के बाद फिर कौन देगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री कौन है? बी है। और डी तो 3 डिग्री है, सबसे स्लो देगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर हम और करें यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, और एक कंपाउंड और हो जैसे कि CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br। अब बताना अगर हो कि इन दोनों में से फास्ट SN2 कौन देगा। तो इसका डिग्री अगर देखें तो ये भी 1 डिग्री, इसका डिग्री देखें तो ये भी 1 डिग्री। कौन फास्ट SN2 देगा? ये देगा या फिर ये देगा? तो इसमें क्या है कि अटैक यहाँ पे होगा, इसमें कहाँ पे अटैक होगा? इसमें यहाँ पे अटैक होगा। तो ब्रांच जो होता है वो क्या करता है? हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो इसमें एक जगह ब्रांच है, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ऊपर लिखे या नीचे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी तो एक ही ब्रांच है, तो हिंड्रेंस तो ये भी बराबर ही क्रिएट करेगा। नहीं, यहाँ पे क्या है कि अटैक यहाँ पे होना है और ब्रांच एक कार्बन छोड़कर यहाँ पे है, और इसमें अटैक यहाँ पे होना है, ब्रांच बगल वाले कार्बन पे ही है। तो हिंड्रेंस यहाँ पे पास में हो रहा है, हिंड्रेंस यहाँ पे थोड़ा दूर हो रहा है। नो डाउट कि इसमें ब्रांच है, इसमें भी ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच पास में ही है, यहीं पे है ब्रोमीन के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास में। तो इसमें ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा ये, और इसमें कम हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो यानी कि ये रिलेटिवली फास्ट देगा, ये फास्टर SN2 देगा, और ये रिलेटिवली स्लोअर देगा। इसमें तो क्या था कि हिंड्रेंस नहीं था, इसमें हिंड्रेंस था थोड़ा सा प्राइमरी होने के बावजूद, क्योंकि एक ब्रांच निकल गया था। इसमें क्या है कि दोनों में ब्रांच है, दोनों ही प्राइमरी है, बट इसमें ब्रांच थोड़ा दूर है, तो हिंड्रेंस दूर है, इसमें हिंड्रेंस पास में है। तो हिंड्रेंस रहेगा तो स्लो कर देगा, और ये कम हिंड्रेंस होगा कंपेरेटिवली, तो ये फास्टर SN2 देगा। तो ये SN1 SN2 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जा सकता है डिफरेंट बुक्स से। NCERT में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी देखा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ये एक तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन है, जिसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों नाम है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में होता है, या कह लें कि हैलो अल्केन में होता है। तो ये अल्काइल हैलाइड में होता है। तो क्योंकि इस रिएक्शन में डिपार्चर होता है, डिपार्ट होते हैं, कौन कौन हटता है? हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों हटता है, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन दोनों हटता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब ये बीटा एलिमिनेशन है। बीटा एलिमिनेशन है, इसका मतलब क्या हुआ? बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन, बीटा का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन गेट रिमूव्ड फ्रॉम बीटा पोजीशन। तो बीटा एलिमिनेशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बीटा वाले पोजीशन से हटता है। हैलोजन अल्फा से हटेगा, लेकिन हाइड्रोजन बीटा से हटेगा। ठीक है, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन के कंडीशंस क्या क्या है? कब ये रिएक्शन होगा? कैसे किसी को पता लगेगा कि अभी ये रिएक्शन होने वाला है? तो इसमें कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक तो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना चाहिए हम लोग इसमें, जैसे कि एल्कोहलिक KOH। एक चीज़ ध्यान देना है, एक्वस KOH यूज नहीं कर सकते हैं, एक्वस NaOH यूज नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ों को यूज नहीं करना है, इससे एलिमिनेशन नहीं होगा। तो एल्कोहलिक KOH होना चाहिए, या फिर ये भी लिखा हुआ रह सकता है, सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम
उसके बाद इथाइल ग्रुप है और बीच में ऑक्सीजन है, तो सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। या फिर ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है और पोटेशियम है ये के और फिर O है, तो इसको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बोलते हैं। जैसे इथॉक्साइड है ये पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। और सेम चीज़ यहाँ पे C2H5ON है, ये यहाँ पे के भी हो सकता है, इसको बोल सकते हैं, अगर के रहेगा तो नाम हो जाएगा पोटेशियम इथॉक्साइड। एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि जब भी हम लोग इस तरह का बेस यूज़ करते हैं तो सॉल्वेंट इथेनॉल यूज़ करते हैं, या मिथेनॉल भी कभी कभी, बट इन जनरल लोग इथेनॉल प्रोपेनॉल ही यूज़ करते हैं। या फिर एल्कोहलिक लिखा हुआ रह सकता है, तो उसका सेंस भी इथेनॉल से होता है। तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये सब बेस होने चाहिए, और जनरली हम लोग हीट भी करते हैं, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं। अब देखते हैं कि रिएक्शन होता कैसे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है। तो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा हुआ, अल्फा के बगल वाले को बोलते हैं बीटा, तो ये बीटा हो गया। अगर इसको हम रिएक्शन करा दें एल्कोहलिक KOH के साथ, हीट कर दें इसको, तो इसमें अल्फा एलिमिनेशन होगा। अब एक चीज़ और याद रखना जरूरी है कि बीटा एलिमिनेशन होगा, कि बीटा एलिमिनेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या लिखे हम, तो प्रोडक्ट इसमें बनता है एल्कीन। एल्कीन कैसे बनता है, तो क्योंकि इसमें डेवलप होता है डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड बनता है, प्रोडक्ट बनता है अल्कीन, क्योंकि उसमें क्या डेवलप हो जाता है, डबल बॉन्ड। कहाँ पे, अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा से क्या हटाना है हम लोगों को, बीटा से हम लोगों को हटाना है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बीटा से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या बच जाएगा, CH2 बच जाएगा। अल्फा से क्या हटाना होता है, कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन नहीं, हैलोजन हटाना होता है, तो हैलोजन भी हटा दिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ का उतना ही रह जाएगा, CH2 रह जाएगा। अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ऐसा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका नाम था ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन था ये। इससे क्या बन गया, इथीन। तो एल्कीन बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एल्कोहलिक के वजह जैसे ही देखिए समझ में आ गया कि एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, यानी कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। Br कहाँ गया, तो Br K के साथ कनेक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, बन जाएगा KBr। H कहाँ गया, तो H जो यहाँ से निकला वो इसके साथ कंबाइन होकर H2O बना लेगा। अब इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो जिससे हैलोजन अटैच्ड है वो ये कार्बन यही है, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा के बगल वाले को क्या बोलते हैं, बीटा। अल्फा के बगल में तो ये भी है, तो ये भी बीटा है। तो इसमें दो बीटा है, दो जगह पे बीटा है, तो प्रोडक्ट भी दो जगह से बन सकता है, यहाँ से भी यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ का बीटा CH2 है, यहाँ का बीटा CH3 है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अगर बाय द वे इस जगह पे हाइड्रोजन यूज नहीं होता तब तो हम इधर से बीटा होने के बाद भी इसका यूज नहीं करते। बीटा होना सिर्फ नहीं चाहिए, बीटा पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो इस बीटे पे तो हाइड्रोजन है तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इस बीटे पे भी है तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसका यूज़ करेंगे, तो दोनों का यूज़ करेंगे, एक बार इसका एक बार इसका। दोनों का यूज़ क्यों, एक का यूज़ क्यों नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी का है, ये CH2 टाइप का है, ये CH3 टाइप का है। तो प्रोडक्ट दो बनेगा, क्या क्या बनेगा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट लिखें तो हम पहले इधर का, इसका और इसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से जब बीटा हटेगा तो CH2 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा के बीच में, अभी इस बीटा को इग्नोर कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ से H हट के कम हो गया CH2 तो यहाँ से H नहीं हटेगा, यहाँ से क्या हटेगा, Br, ये Br तो हटेगा। फिर इधर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इधर जैसे है वैसे ही लिख देंगे, CH2 CH3 प्लस एक प्रोडक्ट और बनेगा। अगर हम इसका यूज़ नहीं करे होते, इसका यूज़ करे होते तो क्या बनता, तो ये CH3 एज इट इज रहता, फिर CH लिखते, ये Br तो हट ही जाता। अब इस बार इस अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता, CH और बीटा से एक हाइड्रोजन कम करना होता है तो CH हो जाएगा यहाँ भी, फिर CH3। वैसे ही KBr बन के निकल जाएगा, लेकिन हाँ इसको ट्रीट करना पड़ेगा एल्कोहलिक के वजह से, तब होगा ऐसे रिएक्शन। तो यहाँ से क्या होगा कि KBr बन के निकल जाएगा, HOH H2O बन के निकल जाएगा। साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है हमेशा,
ये तो दो प्रोडक्ट बन गया। फिर तो दो प्रोडक्ट अगर बनता है तो कोई ज़्यादा बनेगा कोई कम बनेगा, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। ये कैसे पता करते हैं जब दो प्रोडक्ट होता है तो एक रूल है ये पता करने का कि कौन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और कौन प्रोडक्ट कम कम बनेगा। तो ये जो रूल है इसका नाम है जेट्सेफ रूल। जेट्सेफ रूल या इसको सेट्जेफ रूल भी बोलते हैं। तो इस रूल का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इसका ये है कि इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन reaction, that alkene is obtained as major product, वो एल्कीन मेजर बनेगा as major product having greater number of alkyl groups, having greater number of R ग्रुप्स, मतलब कि अल्काइल ग्रुप्स, जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हो, जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा वो वही क्या बनेगा? मेजर बनेगा। तो मेजर के बारे में ये बताया कि जिस एल्कीन में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो देखते हैं इसको इसी बेसिस पे। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट बना, एक एल्कीन हमारा ये बना है पूरा ये, और एक एल्कीन ये बना है। तो मेजर कौन होगा? कितना अल्काइल ग्रुप है, किसी एल्कीन में कितना अल्काइल ग्रुप हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है। 4 कैसे? तो अगर डबल बॉन्ड है तो एक अल्काइल ग्रुप इधर से हो सकता है, एक इधर से हो सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 ही हो सकता है। कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, तो डबल बना लिया, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। एल्कीन पे मतलब डबल बॉन्ड पे 4 ही अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे डबल ग्रुप बॉन्ड पे कितना अल्काइल ग्रुप है? यहाँ पे तो इस साइड से कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, इस साइड से कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, क्योंकि इधर का जगह तो 2 हाइड्रोजन ले लिया, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इधर की जगह पे 1 हाइड्रोजन है लेकिन एक अल्काइल ग्रुप, इसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप। इसमें कितना अल्काइल ग्रुप है? 2, एक इधर से और एक इधर से, 2 अल्काइल ग्रुप। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर बनेगा। और अगर ऐसे समझ में नहीं आया कि इसमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अगर पहचानने में दिक्कत हो रहा है, तो अगर इसको हम ऐसे लिखते तो इधर क्या, इस साइड क्या लिखते? एक जगह पे H लिखते, एक जगह पे CH3। इधर की तरफ क्या लिखते? तो एक जगह पे H एक जगह पे CH3, तो दो तरफ होता ना CH3। तो CH3 अल्काइल ग्रुप है, H तो अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप। और इसमें लिखते तो क्या लिखते? इतने पोर्शन को अगर ऐसे ब्रेक करके लिखते तो इधर लिखते CH2 2 हाइड्रोजन, इसमें एक जगह पे H एक जगह पे C2H5, ये लिख देते CH2 CH3। तो इसमें क्या होता कि एक ही अल्काइल ग्रुप होता। या अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो रूल तो ठीक है अपने जगह पे है, अगर मेजर प्रोडक्ट बताना हो तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं। उसका ट्रिक क्या है कि अगर हमारे पास 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन है, तो जहाँ पे कम बीटा हाइड्रोजन है, कम बीटा हाइड्रोजन का अगर हम यूज किए तो उससे क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कितना था? 3, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कितना था? 2, ये 2 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है। तो अगर हम 2 वाले का यूज किए तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो उससे मेजर बनेगा। कम वाले का यूज करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भी एक ट्रिक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है तो ये अल्फा है, अल्फा के बगल में ये बीटा, तो ये भी तो बगल में ये भी बीटा, बगल में ये भी है तो ये भी बीटा हो सकता है। लेकिन ये सारे बीटा सेम ही है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3, सारे CH3 सेम टाइप के। ये CH3 भी C से कनेक्टेड, ये भी C से कनेक्टेड, ये भी C से कनेक्टेड, तो सब बीटा एक ही टाइप के हैं। तो हम किसी भी एक ही बीटा का यूज़ करेंगे। इसमें 2 तरह के थे बीटा, इसलिए दोनों का यूज़ किए। एक CH2 टाइप का था, एक CH3 टाइप का था। इसमें तो सब CH3 टाइप के ही हैं, तो किसी एक ही का यूज़ करें, बात बराबर है। तो किसी भी एक का यूज़ कर लेंगे, जैसे हम ऊपर वाले का यूज़ कर लेते हैं। तो एक एच कम हो जाएगा CH2। C अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, C लिख देंगे, Cl तो हट जाएगा, इधर का CH3 यूज किए नहीं तो एज इट इज रह जाएगा, नीचे वाला भी CH3 यूज नहीं किए तो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग एल्कोहलिक KOH, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट?
साथ में साइड प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं अभी, KCl और H और OH मिलके बन जाएगा H2, ये प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में गेस करना हो तो क्या होगा, फिर से हम वही रिएजेंट ले लेते हैं, अल्कोहलिक KOH, हीट भी करेंगे, क्या बनेगा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये बीटा। अब दोनों बीटा तो सेम ही टाइप का है, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH से कनेक्टेड, ये भी CH से ही कनेक्टेड, सेम सराउंडिंग है दोनों का, सेम हाइड्रोजन भी है दोनों के पास। तो किसी एक का यूज़ कर ले, जैसे हम इस फर्स्ट वाले का ही यूज़ कर ले, तो ये CH2 एक H कम हो जाएगा, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब जब यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड बीच में CH पे, यहाँ H नहीं हटेगा, यहाँ से Cl हटेगा, तो ये CH3 अनयूज्ड रह जाएगा, तो फिर से KCl और HOH H2O बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन बन सकता है। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो थोड़ा साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड है। इसमें क्या है, अगर इसको हम ट्रीट कर दें एल्कोहलिक KOH, या फिर C2H5ONA भी लिख सकते हैं, साथ में इथेनॉल, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा इसमें, तो इसमें तो ये सब कार्बन है, ये सब के सब कार्बन होते हैं, तो ये कार्बन क्या हुआ जिससे अटैच्ड है वो तो अल्फ़ा हुआ, तो बीटा कौन हुआ, अल्फ़ा के बगल में ये बीटा है, अल्फ़ा के बगल में ये बीटा है। ये दोनों बीटा तो सेम ही टाइप का लग रहा है वैसे, क्यों, क्योंकि इस पे कितने हाइड्रोजन है, ये तो अल्फ़ा के बगल में, ये भी अल्फ़ा के बगल में, इस पे कितने हाइड्रोजन है, एक और एक, दो बॉन्ड, तो दो हाइड्रोजन होगा, एक इधर एक इधर। इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी दो, क्योंकि एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड तो कंप्लीट है ऑलरेडी। तो जब दो बॉन्ड इसके पास है ऑलरेडी इधर की तरफ इधर की तरफ, इसके पास दो ही हाइड्रोजन और हो सकता है ना, दो हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, तो किसका यूज़ करें, तो फिर किसी का भी यूज़ कर लेते हैं। अगर हम इसका यूज़ कर लें, इस हाइड्रोजन का, तो अल्फ़ा ये है और ये बीटा है, अल्फ़ा बीटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे अल्फ़ा था, यहाँ पे बीटा, तो यहाँ पे कैसा दे देंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दे दिए, Br तो हट ही जाएगा, तो Br बन जाएगा Na के साथ मिलके NaBr, और H कहाँ जाएगा यहाँ से जो हटा, तो C2H5O जो है O पे माइनस होगा, Na पे प्लस, तो माइनस के साथ H प्लस जुड़ के OH बन जाएगा। ये तो साइड प्रोडक्ट है, लेकिन मेन प्रोडक्ट मेरा ये हुआ, तो साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। अब है क्या कि इधर से बनाते तो यहाँ पे डबल आता। अब इस तरह के स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर दिए समझने के लिए, बट ये जो बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है इसमें हाइड्रोजन शो करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे अगर हम दो हाइड्रोजन अभी आ रहा था मेरा, अभी हम गेस करें तो एक ही आएगा कि दो बॉन्ड इधर एक इधर, तीन बॉन्ड तो ऑलरेडी है, तो एक ही हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को शो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से अगर हम इसको, अब ये कंपाउंड है, इसको हम C2H5ONA और इथेनॉल के साथ हीट कर दें, तो इससे क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि इथेनॉल के साथ हीट कर रहे हैं C2H5ONA या फिर अल्कोहलिक KOH ऐसा लिखा हुआ है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा वहाँ। तो जब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो हैलोजन तो यहाँ से अटैच्ड है इस कॉर्नर से, तो यानी कि ये अल्फ़ा हुआ, तो अल्फ़ा के बगल में ये क्या हुआ, बीटा, ये क्या हुआ, बीटा, दोनों तो सेम ही है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, किसी का यूज़ कर ले। और कोई बीटा है, हाँ इसमें एक बीटा और भी है, ये अल्फ़ा के बगल में ये भी तो कार्बन है, तो ये भी क्या है, ये भी बीटा है। तो इस बीटा पे हाइड्रोजन है क्या, हाँ इस बीटा पे हाइड्रोजन भी है, तीन है ये। तो ये दोनों बीटा तो सेम टाइप के, लेकिन ये सेम टाइप का नहीं है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन होगा। तो ये दोनों सेम कैटेगरी का है, बट ये तो डिफरेंट कैटेगरी का है, तो हमको यहाँ से भी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा एक, और ये दोनों में से कहीं एक जगह से। तो अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो क्या क्या बनेगा, पहले साइक्लोहेक्सेन रिंग ड्रॉ कर लेंगे, Cl तो हट जाएगा, लिविंग ग्रुप होता है वो। तो अगर हम इस बीटा का यूज़ करें, इस बीटा का, बाहर वाले बीटा का, तो अल्फ़ा ये है अल्फ़ा और ये है बीटा, इसके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आएगा तो बीटा से तो हाइड्रोजन कम लिखा जाता है, तो कम लिख देंगे, CH3 के जगह पे क्या लिख देंगे, CH2, और अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, Cl तो हट ही जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। और भी एक कंपाउंड बनेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी भी, इस बार हम CH3 को रिप्लेस नहीं करते, उसको जैसे है वैसे ही रहने दे रहे हैं, लेकिन Cl तो फिर भी हटेगा। अगर हम इस बीटा का यूज़ कर लें या फिर इस बीटा का, तो डबल बॉन्ड अल्फ़ा ये है और ये है बीटा, तो इसके बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो अब मेजर कौन माइनर कौन,
तो हम बताए थे कि हाईली अल्काइलेटेड एल्किन्स आर मोर स्टेबल, जिसमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो। तो अल्काइल ग्रुप के हिसाब से ये ज़्यादा होगा, इसमें एक अल्काइल ग्रुप इधर, एक इधर, 2 और एक इधर, 3 है। इसमें अल्काइल ग्रुप सिर्फ 2 है, एक इधर एक इधर। लेकिन अगर ऐसे पता नहीं चले तो हम एक ट्रिक भी बताए थे, वो क्या था कि जहाँ बीटा हाइड्रोजन कम है वहाँ से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कितना था, 2। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कितना था, 3। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बना होगा वो मेजर बनेगा। तो यहाँ से बना तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, तो यही प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। ये तो बनेगा माइनर, ये कम बनेगा। अगर हमारे पास ये कंपाउंड हो, सपोज कर लें कि हमारे पास ये कंपाउंड है CHBr, फिर इधर है CH3 और CH3। अब इसको अगर हम ट्रीट करें अल्कोहलिक के OH के साथ, या फिर C2H5 OK और इथेनॉल मतलब कि C2H5OH, फॉर्मूला लिख दिए इस बार। तो इसके साथ हीट करें तो क्या बनेगा, ये पोटेशियम इथॉक्साइड है, तो इससे भी एलिमिनेशन होता है, इथेनॉल के साथ हीट कर रहे हैं। तो ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये भी है बीटा। तो ये कार्बन बीटा है, ये कार्बन बीटा है, तो किसी एक का यूज़ करेंगे। लेकिन इसका यूज़ नहीं कर सकते, ये बीटा है लेकिन इस बीटा पे हाइड्रोजन थोड़ी है, बीटा के बगल में हाइड्रोजन है, बीटा के भी बगल में, मतलब गामा पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे बीटा है लेकिन बीटा के पास हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से इधर से हम बॉन्ड बना नहीं सकते हैं डबल। तो हमारे पास इधर से ही बस ऑप्शन है, तो इस अल्फ़ा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। एच कम करेंगे CH2, Br तो हटेगा, CH बच जाएगा, फिर CH3 और ये CH3, और साथ में KBr बन जाएगा, और C2H5OH भी बन जाएगा, इसमें O के साथ H जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब मेनली हमको इस पे फोकस करना है। तो ये एल्किन बनेगा इसमें। तो ये था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें भी हैं, NCERT के एक्सरसाइज में भी, जो किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जिसको भी हम लोग को देख लेना चाहिए, वो है कि एल्काइल हैलाइड का एक रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो मेटल के साथ है। एक्चुअली वो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन में क्या है, पहले इसको हम लोग फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, ये RMGX ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको कहते हैं, जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डायरेक्ट बॉन्ड होता है, तो वैसे कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें ये कंपाउंड CH3, फिर Mg और फिर Cl, तो इस कंपाउंड में हम देख सकते हैं कि कार्बन भी है और इसमें मैग्नीशियम भी है। तो कार्बन और मैग्नीशियम मेटल है, कार्बन मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब इसी को हम CH3 ऐसे लिख सकते हैं, MgCl। CH3 मतलब कि कोई अल्काइल ग्रुप, ये R हो गया, Mg को तो Mg ही रख सकते हैं, Cl मतलब हैलोजन, RMGX। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेसिकली। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। क्यों ऑर्गेनोमेटेलिक होता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होते हैं। अब जैसे हमारे पास ये कंपाउंड होता है CH3ONa, तो इसमें मेटल भी है, कार्बन भी है, O पे माइनस होगा, लेकिन कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, बीच में ऑक्सीजन आ जा रहा है यहाँ पे, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। बाकी ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक होंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन थोड़ा पढ़ना हम लोगों को, प्रिपरेशन कैसे होता है, ये बहुत आसान है इसका प्रिपरेशन। अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड या इवन एराइल हैलाइड भी, एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जैसा कि एरोमेटिक नहीं हो सकता। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम लोग एराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे क्या था कि हम लोग ये कंपाउंड इस तरह का अगर हमारे पास कोई कंपाउंड होता तो इसमें एलिमिनेशन नहीं हो सकते, तो एराइल हैलाइड है, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं देगा। लेकिन ग्रिग्नार्ड में सब रहेगा, एल्काइल भी एराइल भी सब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन देगा। ग्रिग्नार्ड सब बना भी सकता है। तो दोनों का रिएक्शन किसके साथ करना है, ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए हम लोग रिएक्शन किसके साथ करते हैं, मैग्नीशियम मेटल, और कोई दूसरा मेटल नहीं।
और सॉल्वेंट होता है ड्राई ईथर। दोनों जगह सेम सिचुएशन है। तो जब ड्राई ईथर से करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है, मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाता है, आर और एक्स के बीच में आ जाता है वो। तो एक्स से पहले एम को लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो आर एक्स से पहले एम लिख देंगे, आर एम जी एक्स। इसमें क्या लिख देंगे, ए आर से पहले एम लिख देंगे, एक्स से पहले ए आर के बाद ए आर एम जी एक्स। ये दोनों को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं, ड्राई ईथर का क्या रोल है, वाटर क्यों नहीं यूज़ करते। वाटर इसलिए यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री। एनहाइड्रस कंडीशन शुड बी यूज्ड, एनहाइड्रस कंडीशन यूज करना चाहिए। मतलब एनहाइड्रस का मतलब हुआ मॉइस्चर फ्री, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ जो कि अर्गोनोमेटलिक कंपाउंड है, या फिर ArMgX हुआ, ये हुआ, तो अगर इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे, अगर यहाँ पे वाटर रहा, H2O अगर रहा साथ में, मॉइस्चर अगर रह गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या करेगा कि मॉइस्चर उसके साथ रिएक्शन करने लगेगा। मेटल पे होगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, आर पे होगा माइनस। मेटल है तो हमेशा प्लस होगा, आर पे यहाँ पे AR पे माइनस होगा। तो वाटर के बारे में भी इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो पार्सली टूटता है। कैसे टूटता है, H प्लस में OH माइनस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना सेंसिटिव होता है, इतना ज़्यादा वो सेंसिटिव है H प्लस के लिए कि अगर थोड़ा सा भी H प्लस उसको कहीं से मिला तो उसको तुरंत से एब्जॉर्ब कर, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो R माइनस H प्लस के साथ जुड़ जाएगा। H प्लस कहाँ से आया, वाटर से। तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। और RH को हम लोग अल्केन भी कहते हैं। जैसे CH3 ये रहा, CH3 के साथ H जुड़ जाएगा, CH4 बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। प्लस Mg के साथ फिर क्या जुड़ेगा, MgX के साथ OH जो बच गया, MgOHX। इसमें क्या बन जाएगा, अगर AR है तो इस पे माइनस, तो यही भी तो, ये भी तो ऐसे ही टूटेगा ना। तो AR के साथ H जुड़ जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन जैसे C6H5 है तो ये बेंजीन बन जाएगा। और यहाँ पे साथ में क्या रहेगा, MgOHX। अब एक रियल एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग। अब इसमें हम लगा दिए हैं Cl। अब Mg के साथ इसका रिएक्शन कर दिए, Mg ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा, तो हम बोले कि अगर कहीं भी Cl है, Br है और Mg आ गया ड्राई ईथर में, तो बस Cl और Mg के पहले Cl हो या Br हो या फिर I हो, तो उससे पहले Mg को लिख देना है। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग कि ये X से पहले Mg, X क्या था, Cl Br ही न था, Cl Br I यही सब, Mg पहले आ जाएगा। तो कोई भी हैलोजन रहेगा तो यहाँ भी Mg पहले आ जाएगा, इंसर्ट हो जाता है एक्चुअली वो। तो क्या बन जाएगा, MgCl। MgCl हो गया मतलब ग्रिग्नार्ड बन गया। अगर इसका रिएक्शन हम H2O से कर दें तो क्या बन जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो MgX हट जाता था पूरा, और उसके यहाँ पे क्या आता था, वाटर का H। यहाँ भी MgX हट गया, उसके यहाँ पे क्या आया, वाटर का H। तो यहाँ भी MgCl हट जाएगा पूरा, क्योंकि Mg पे प्लस होगा और इस कार्बन पे माइनस होगा। इस हट जाएगा, इसके यहाँ पे पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा, इसके यहाँ पे आ जाएगा H। अब H लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है इस तरह की स्ट्रक्चर में, इसलिए ऐसे सिंपली छोड़ देंगे। मतलब क्या बन जाएगा, बेंजीन प्लस MgOH और Cl, ये निकल जाएगा। वैसे ही अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता तो क्या बनता, CH3Br होता। अब इसका रिएक्शन करते हैं हम Mg ड्राई ईथर से, तो क्या बनता, Mg बीच में आ जाता, Br से पहले MgBr, ग्रिग्नार्ड बन गया। ये I रहेगा तो MgI हो जाता, F रहता तो F हो जाता। अब इसका रिएक्शन अगर हम करते हैं H2O से तो क्या बन जाएगा, तो ये पूरा हट जाएगा, बस H2O तो इसको हटाता ही है फिर, और इसके पे क्या जुड़ जाएगा, H। तो CH3 में अगर एक H और जुड़ जाएगा तो CH4 बन जाएगा, प्लस MgOH Br। तो एनहाइड्रस कंडीशन हमको क्यों यूज करना चाहिए, वाई एनहाइड्रस कंडीशन शुड बी यूज्ड, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वन कैन से दे गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केन, वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए मॉइस्चर नहीं होना चाहिए।
अब अगर एक क्वेश्चन और हम कर लें यहाँ पे कि अगर CH3 MgCl हो और इसका हम रिएक्शन H2O से नहीं D2O से करें तो क्या बनेगा? तो D2O का बिहेवियर भी तो H2O जैसा होगा। जैसे H2O टूटता है H प्लस OH माइनस में, D2O टूटेगा, ड्यूटेरियम है, D प्लस OD माइनस, तो ये D प्लस OD माइनस में टूटेगा। तो जैसे H2O से H एब्जॉर्ब करता था, ये पूरा हटता था, यहाँ पे H नहीं एब्जॉर्ब करेगा, D को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो CH3 के साथ H नहीं जुड़ के D जुड़ जाएगा, प्लस MgOH के यहाँ पे ODCl, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और टॉपिक बचे हुए इस चैप्टर में जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।